नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार पर फंसे मनीष सिसोदिया, सीबीआई ने जारी किया लुकआउट नोटिस। केस में जल्द ईडी की हो सकती है एंट्री। सिसोदिया और केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा हमला, दोनों को बताया सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, कहा ये आप नहीं पाप है। पार्थ के साथी की तलाश में हजारीबाग में आईटी की रेड, बेनामी संपत्ति छिपाने का आरोप, अर्पिता पर पार्थ को ब्लैकमेल करने का आरोप। हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में रार, आनंद शर्मा ने संचालन समिति के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, पहले गुलाम नबी आजाद ने भी छोड़ा था पद। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बड़ी मुश्किलें, अवैध फंडिंग मामले में कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी की बढ़ती मुश्किलों पर। नई आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार केस में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस बीच केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। सिसोदिया से लंबी पूछताछ के बाद अब इस केस में ईडी की एंट्री हो सकती है, क्योंकि सीबीआई ने ईडी से सिसोदिया के केस की फाइल साझा की है। एजेंसी मनी ट्रांजैक्शंस को खंगाल रही है, तो वहीं मनीष सिसोदिया सहित 14 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। ये लोग बिना इजाजत के अब देश नहीं छोड़ सकेंगे। पहले सीबीआई का हंटर, अब ईडी की एंट्री होने जा रही है। सिसोदिया की कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ रही हैं? मुश्किल बहुत ही साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि ईडी के एंट्री का मतलब है सिसोदिया तिहाड़ जेल में वो ट्रांसफर किए जाएंगे, और वो भी बहुत जल्द। वो इसलिए क्योंकि सीबीआई ने जो छापेमारी की और सीबीआई के पास जो तमाम सबूत मिले हैं, उसमें यह साफ साफ स्थापित हो रहा है कि किस तरीके से कुछ बिचौलियों के जरिए मनीष सिसोदिया और केजरीवाल गैंग शराब की दुकानों से, उसके डिस्ट्रीब्यूटर से, उसकी कंपनियों से पैसे की उगाही करते थे। ये जो L1 लाइसेंसेस जितने थे, उनसे ये जो कमीशन 2% से 12% किया गया, तो इसमें केजरीवाल का कमीशन भी था। ये L1 से कमीशन खाने का ये जो सिलसिला था, उसमें जो पता चला है कि ये क्रेडिट नोट्स दिया करते थे और उसके बदले बाकायदा कैश में सारा कुछ डील हुआ करता था। और ये जो पैसे देने वाले, पैसे लेने वाले, सीबीआई उनसे पूछताछ कर चुकी है, और एक पूरी तरीके से जो मनी ट्रेल है वो इन लोगों ने स्थापित कर लिया है। और इसीलिए चूंकि मसला कैश का है और इन पैसों को कैसे देश विदेश के अलग अलग जगहों पे भेजा गया, तो ईडी की एंट्री तो होनी ही है। और ईडी की एंट्री का मतलब है केजरीवाल का खेल खत्म होने वाला। मतलब सिसोदिया का जेल जाने का वक्त नजदीक आ गया है। बिल्कुल नजदीक आ गया है। वो इसलिए वो 2 दिन पहले ही चिल्ला रहे थे कि अगले 3-4 दिन में मैं जेल चला जाऊंगा, 3-4 दिन में जेल चला जाऊंगा। ईडी की एंट्री का मतलब ही है कि इनका जेल जाना तय है। जी, तो एक तरफ मनीष सिसोदिया पर जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने सिसोदिया और केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल और सिसोदिया को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया है। बीजेपी ने कहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है। वहीं सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने पर बीजेपी ने कहा कि जिन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की हो, दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में धकेला हो, ऐसे लोगों को ग्रीटिंग कार्ड नहीं, लुकआउट नोटिस ही मिलते हैं। वहीं इस दौरान बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने शराब माफियाओं के 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए, हजारों करोड़ रुपए कमीशन बढ़ा दिए, और अब आम आदमी पार्टी जनता को गुमराह कर रही है। जब से ये शराब घोटाला सामने आया है, आम आदमी पार्टी बीजेपी आमने सामने कह रही है कि आप नहीं पाप है। देखिए, ये जो हुआ है वो वाकई पाप है। आप तो देश को सुधारने आए थे, भ्रष्टाचार से लड़ने आए थे, हिंदुस्तान में स्वराज का सपना लेकर के आया था ये केजरीवाल। आपने क्या किया? आपको स्कूल खोलने थे, आपने दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं खोले। क्या खोला आपने? एक एक वार्ड के अंदर 3-3 प्राइवेट ठेके,
स्कूल के बगल में ठेके, मंदिर के बगल में ठेके, आने जाने जगहों पे जहां परिवार का आना जाना होता है वहां पे आपने ठेके खोलने शुरू कर दिए। अब सवाल ये है कि ये काम केजरीवाल ने किया तो ज़रूर, लेकिन जब चोरी पकड़ी गई तो ये उस पॉलिसी को ही विड्रॉ कर लेते हैं। जिस हिसाब से केजरीवाल प्रोपेगेंडा करना चाह रहा है कि हम तो देश को वहाँ ले जाना चाहते हैं, 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होना, ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं, बेकार की बातें हैं। 2023 जब आएगा, जब 24 के चुनाव होंगे, तब ये सवालों के ऊपर देश की जनता तय करेगी। पहले तो ये बताना चाहिए कि अगर ये पॉलिसी अच्छी थी तो तुमने इसे विड्रॉ क्यों किया, और अगर अभी भी तुमको लगता है कि ये अच्छी पॉलिसी है, जैसा कि आज मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये हमारी बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी थी, तो 24 घंटे की चुनौती आपको स्वीकार करनी चाहिए कि अगर पॉलिसी बढ़िया थी और आप भगत सिंह के औलाद हो तो डर क्यों गए। तो भगत सिंह के नकली औलादों से ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने दी है कि 24 घंटे में वापस उसी पॉलिसी पे आ जाओ, तब तो बात समझ में आए कि तुम हिम्मतगर आदमी हो। जी, ये भी कह रहे हैं कि ये शिक्षा मंत्री है या शराब मंत्री। देखिए, जिस तरह की करतूत है उससे तो लग ही रहा है कि ये शराब मंत्री है और ये सरकार शराब बांटने वाली सरकार है। जी, तो एक तरफ केजरीवाल की फजीहत हो रही है तो दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब आयकर विभाग ने पार्थ के एक करीबी को पकड़ने के लिए झारखंड में छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि पार्थ चटर्जी का करीबी हजारीबाग में एक होटल में बड़ा बैग लेकर छुपा था और कोलकाता से सरकारी गाड़ी में वहां पर आया था, लेकिन जैसे अधिकारी उसे पकड़ने पहुंचे वो पहले ही फरार हो गया, जिसकी तेजी से तलाश की जा रही है। दूसरी तरफ खुलासा हुआ है कि अर्पिता लगातार पार्थ को ब्लैकमेल करती थी और अर्पिता अपने घर में पार्थ के पैसे रखने के लिए 30% कमीशन की मांग की थी और पैसों का भुगतान नहीं करने पर पार्थ को फंसाने की धमकी देती थी। तो सबसे बड़ा सवाल तो अब यही खड़ा हो रहा है कि क्या अब झारखंड से भी पैसों का पहाड़ निकलेगा। देखिए, कुछ बंगाल के कुछ सोर्सेस बता रहे हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो स्थानीय लोकल रिपोर्ट्स हैं वो ये बताया जा रहा है कि ये जो हजारीबाग में झारखंड के अंदर जो होटल में जिस व्यापारी को पकड़ने के लिए जो टीम गई थी उनके पास से भी नोटों का पहाड़ मिला है। 30 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। ये अनकन्फर्म न्यूज़ आ रही है, 1-2 दिन में ये इसका कन्फर्मेशन आ जाएगा। लेकिन दूसरी कहानी जो आप बता रही है ये बड़ा ही रोचक है। रोचक इसलिए है कि 2012 से ही लगातार अर्पिता और पार्थो चटर्जी की लव स्टोरी पॉलिटिकल सर्कल जान रही थी। ये लोग एक जगह रहते थे, आना जाना था, पैसे का लेन देन हो रहा था। अब ये आरोप लगाना पार्थो चटर्जी के वकील के द्वारा कि वो उसे ब्लैकमेल करती थी और तरह तरह की चीज़ें, ये मुझे लगता है कि कोई नया खेल शुरू हुआ है, कोई डिफेंस का एक नई स्ट्रेटजी, नई थ्योरी सामने आ रही है। और अगर वो ब्लैकमेल ही कर रही थी, अगर अर्पिता ब्लैकमेलर थी, तो पार्थो चटर्जी बताए कि भाई उनके साथ ये थाईलैंड, मलेशिया, यूरोप के टूर्स पे वो साथ में क्यों गए, क्यों उनके घर में चोरी चोरी चुपके रात में आप जाते थे, क्यों अर्पिता आपके घर पे चोरी चोरी चुपके वो आती थी ड्राइवर को भी झांसा देकर। तो ये तमाम चीज़ें कुछ फिट नहीं बैठ रही हैं। ये दरअसल इस केस से पार्थो चटर्जी को बाहर निकालने का एक कोई नया, उसको कह सकते हैं सुगुफा है, नया षड्यंत्र है। जी, कभी दोस्ती कभी प्यार चल क्या रहा है। देखिए, इन दोनों के बीच प्रगाढ़ मित्रता, दोस्ती ऐसी वैसी नहीं। किसी के LIC के ऊपर कोई ऐसे ही नॉमिनी नहीं बन जाता। 31 LIC पॉलिसीज इस तरीके हैं कि जिसमें पार्थो चटर्जी नॉमिनी बने हुए हैं। ये कोई ब्लैकमेलर के साथ इस तरह के रिश्ते नहीं रखता है। जी, तो एक तरफ पार्थ मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस को बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। अब आनंद शर्मा ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा उन्होंने अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर दी है। हालांकि आनंद शर्मा ने आश्वासन दिया है कि वो कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार में हिस्सा लेंगे। आनंद शर्मा का इस्तीफा पार्टी की भीतरी कला को एक बार फिर उजागर किया है। आनंद शर्मा
शर्मा उस G23 ग्रुप के ही सदस्य हैं जिनमें से अभी गुलाम नबी आजाद ने भी जम्मू कश्मीर कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष पद से नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा दे दिया था। एक के बाद एक कांग्रेस को झटका लग रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है कुछ मॉडस ऑपरेंडी कांग्रेस पार्टी का जो है, जो कार्य प्रणाली, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। आप G23 के या पुराने लीडर्स को स्थापित करने के लिए आप कैंपेन कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, इस तरह के कमिटीज़ में उन्हें हेड बना करके आप भेज तो देते हो। ये सोनिया गांधी की तरफ से तो हो ही जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में दो पावर सेंटर्स हैं, दो जगह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एक तो फॉर्मल तरीके से जो कांग्रेस संगठन है उससे होता है, और दूसरा एक अपने हिसाब से राहुल गांधी अपने हिसाब से फैसला लेते हैं। मुझे लग रहा है जो काम, जिस तरह की समस्या कश्मीर के अंदर हुई, वही समस्या हिमाचल प्रदेश के अंदर भी। क्योंकि आप अगर किसी व्यक्ति को इंचार्ज बना करके भेज देते हो या आप उन्हें इंचार्ज बना देते हो, तो फैसला अगर कोई होता है दिल्ली के अंदर में, चाहे वो राहुल गांधी लेते हो या सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा लेती हो, उसमें तो कम से कम उस हेड के साथ कुछ तालमेल, कुछ कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए, बातचीत होना ही चाहिए। तो हो क्या रहा है कि आप किसी को चेयरमैन बना देते हो, किसी कमेटी का हेड बना देते हो, और फैसला राहुल गांधी के यहाँ से उल्टे पुल्टे तरीके से होता है, जिसके बारे में वो अनुभज्ञ होते हैं। तो ये काम तो आप अपने चेले चपाटी नए नए जो यूथ कांग्रेस से आए हैं उसके साथ तो कर सकते हो, लेकिन जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को अपनी पूरी जिंदगी दे दी, 40-40 साल, 50-50 साल, 30-30 साल जिन्होंने कांग्रेस की सेवा की है, उसको आप इस तरह से बेइज्जत और लज्जित करेंगे तो कौन उस ओहदे पर रहेगा। वैसे आनंद शर्मा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। जी, आखिरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। आखिरी खबर पाकिस्तान से है। इमरान खान की अवैध फंडिंग के मामले में गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि एफआईए के 2 नोटिस के बावजूद इमरान खान जांच में शामिल नहीं हुए हैं। तीसरे नोटिस में भी अगर इमरान पेश नहीं हुए तो गिरफ्तारी मुमकिन बताई जा रही है। बता दें कि इमरान खान के भाषणों के लाइव प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई है। इमरान खान पर अधिकारियों को धमकाने के आरोप को वजह मानते हुए ये फैसला लिया गया है। एक के बाद एक इमरान खान को झटके मिल रहे हैं। क्यों वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, इमरान खान पाकिस्तान का केजरीवाल है। वो कैंपेन पे निकला हुआ है और उसके कैंपेन को टेलीविजन के ऊपर लाइव दिखाने से मना इसलिए कर दिया गया कि वो लाइव में ही सुनो आईजी, सुनो डीआईजी, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और वहाँ की जो डीएम है उनका नाम लेके, शी इज अ फीमेल, एक महिला के नाम को लेकर के आप बड़ी सभा में आप कह रहे हो कि तुमको तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये क्या तरीका है? आप इस तरीके से आप, होता क्या है, जैसे कैसे केजरीवाल, दिल्ली के बाप हम हैं, मालिक हम हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, हमारे यहाँ ईडीआई है, एक एक को। तो ये इस तरह की अभद्रता राजनीति में शोभा तो नहीं देती है, लेकिन इनकी राजनीति का तरीका ही यही है कि लोगों के अविश्वास को, उनकी समस्याओं को गुस्सा में तब्दील कर देना, और आप अपने एग्रेसिव पोस्चर से तालियां बटोरना, समर्थन बटोरना, ये दोनों ही नेताओं का काम है। इनके पास न नीतियां हैं, न इनके पास कोई विचारधारा है, ना ही कोई रोड मैप है फ्यूचर का। ये सिर्फ लोगों की भावनाओं को भड़का के, लोगों के असंतोष को वोट में कन्वर्ट करना जानते हैं अपने भाषणों से। तो ये एक दिक्कत हुई। दूसरा, ये बार बार जा नहीं रहे। ये इनिशियली जब केजरीवाल से कोर्ट में बातचीत हो रही थी, कोर्ट में जब पेशी होती थी और उनसे कहा जाता था कि आपने जो अलग अलग नेताओं के ऊपर जो फर्जी आरोप लगाए कि ये भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा था कोर्ट के अंदर में, तो उनसे कहा कि भाई माफी मांगो, खत्म करो। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कुछ करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने सच कहा, मैं तो आंदोलनकारी हूं। तो इस चक्कर में केजरीवाल को 15 दिन जेल में रहना पड़ा था, तिहाड़ के अंदर। फिर बाद में इनको समझ में आया कि ये क्रिमिनल डिफेमेशन केस है, इसमें लंबे फंस जाओगे, 2 साल के लिए अंदर चले जाओगे, कैरियर चौपट हो जाएगा। तो ये घूम घूम के
चाहे वरुण जेटली हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे तमाम गडकरी हो, इस तरह के नेताओं से जाकर के जिन्होंने केस लगाए थे, उनसे जाकर के इसने माफी मांग ली। अब इमरान खान उस स्ट्रेटजी पे चल रहा है कि वो समन्स का निरादर इसलिए कर रहा है कि वो चाहता भी यही है कि उसको जेल के अंदर डाल दिया जाए ताकि लोगों का समर्थन और बढ़ जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।